हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। और बिल्कुल आपके पास में लगातार मैसेज छोड़ा जा रहा है कि लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। टेलीग्राम पर मैं आपको दो दो बार, तीन तीन बार सूचना देता हूं कि लाइव क्लास इतने बजे होगी, आ जाइए भाई, तैयार रहो, लाइव क्लास इतने बजे हो रही है। ठीक है। बाकी का आज हमारा ऑप्टिक्स का क्लास नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, आराम से क्लास को समझने की कोशिश करिए। जो स्टूडेंट्स बाद में क्लास को देखते हैं वो भी आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई डाउट वगैरह हो तो आप आराम से पूछ सकते हो क्लास के दौरान। बस यही फायदा है लाइव में कि अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। और बाकी का वीडियो क्वालिटी, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है भाई। सरोज, आकाश, पुष्पेंद्र भाई, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मिरर या दर्पण के बारे में। भैया जिन भाइयों ने किताब नहीं मंगाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब मंगा लीजिए। और बायो का किताब भी आपको मंगल बुधवार से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आराम से आप किताब मंगाइए, अपनी बुकलेट अपने सामने रखिए और आराम से पढ़ते रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे थे मिरर या दर्पण के बारे में। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मिरर या दर्पण। मिरर या दर्पण। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने दर्पण की परिभाषा भी बताई थी। कोई कांच लेना है और उसकी पॉलिश कर दीजिए, दर्पण बन जाएगा। पॉलिश करना जरूरी है। कोई पारदर्शी कांच ले लो और उसकी पॉलिश कर दीजिए तो वो पारदर्शी कांच जो है वो आपका दर्पण बन जाएगा। अब बात यह है कि दर्पण जो है, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो था हमारे पास में समतल दर्पण, जिसका अध्ययन हम पूरी तरह से कर चुके हैं, प्लेन मिरर, जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम क्या रखा था, सीधा रखा था। तो एक तो हमने समतल दर्पण पढ़ लिया है, ये तो था हमारा समतल दर्पण। और दूसरे नंबर का जो दर्पण था वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। यहीं से स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण को और फिर इसके पार्ट पढ़ेंगे। ये हमारा पहला दर्पण हो गया, समतल दर्पण। और ये हमारा गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर बताएंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं और दोनों के ऊपर हम स्टडी करेंगे। दोस्तों आराम आराम से चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक ही बार में हम चीजों को सीखते हुए चले जाएंगे। शायद आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से, अच्छे से, धैर्य के साथ, पूरे मन के साथ चीजों को सीखने की कोशिश करो। और कोई चीज नहीं समझ में आए तो मैसेज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज भले ही मैं सबके नहीं पढ़ता हूं, लेकिन दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। सबका रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन मैसेज सबके दिखते हैं। राजवीर भाई, ओके भाई, डीएस, 8 बजे वाली क्लास का क्या हुआ? 8 बजे वाली क्लास को आज आराम दे दिया यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर तो आराम दे दिया, लेकिन आपको आराम नहीं दूंगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे तो मैं तैयारी कर रहा हूं कि आपकी सवा सवा घंटे की 2 बार क्लास हो। एक बार नहीं, 2 बार क्लास हो। एक बार हमारा सिलेबस हो जाए, उसके बाद में रहेगी प्रैक्टिस। तो मैं एक बैच जो है प्रैक्टिस के लिए अलग से चला दूं। एक बार हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए,
फिर मैं आपको 8 बजे बायोलॉजी का रिवीजन करा रहा हूं, वहां रिवीजन कर लो, और फिर इसका फाइनल जो है रिवीजन प्रैक्टिस जो है वो फाइनल प्रैक्टिस में एप्लीकेशन पे कराऊंगा, स्पेशली एप्लीकेशन वाले बच्चों को और किसी को नहीं। चलो परिभाषा लिखते हैं और स्टार्ट करिए, हेडिंग लगाइए गोलीय दर्पण। ठीक है, बाकी की बात बाद में करेंगे। दूसरे नंबर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं गोलीय दर्पण। दोस्तों सबसे पहली चीज, नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ गोलीय होने वाला है, कुछ ना कुछ गोलीय होने वाला है, गोलीय होने वाला है। तो ऐसा दर्पण, परिभाषा सुनिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, बार बार बता रहा हूं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जहां से प्रकाश टकरा के वापस आता है, जहां से प्रकाश टकरा के वापस आता है। तो इस वाली सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, इस वाली सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ रहा है ना शब्द? तो वापस समझो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। ये प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है, तो ये है परावर्तक, ये अपना दर्पण है। तो देखो यहां से प्रकाश गया, टकरा के वापस आ गया। तो जहां से प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है, तो इस हिस्से को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, इस हिस्से को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, इस हिस्से को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। इस वाले में ये प्रकाश गया टकरा के वापस आ गया, तो इस वाले हिस्से को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, इस वाले हिस्से को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, इस वाले हिस्से को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परिभाषा अच्छे से लिखा देता हूं, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, जितने न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है उतने करा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब जिंदाबाद है। देखिए दोस्तों, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। देखिए दोस्तों, राकेश कुमार जी, अगर बुक में कहीं भी कोई त्रुटि पाई जाती है तो हम उसको तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करा रहे हैं, क्योंकि लगभग किताब के अंदर हजारों शब्द होते हैं।
अगर कहीं पे कोई त्रुटि पाई जाती है आपको या हमको, तो हम उसकी तुरंत जानकारी टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट कराते हुए जा रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। जब भी कोई लगे कि यहां पर कोई त्रुटि सर ने बताई है तो उसको तुरंत ही सही कर लीजिए। अब हर बच्चे को तो मान लीजिए कहीं पर नहीं शब्द गलती से लिखा हुआ गया है ना, तो यार मान लीजिए 5,000 किताबें मार्केट में जा चुकी है, तो एक एक बच्चों को तो हम नहीं करेक्शन करा सकते हैं। ये आप पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे से समझदार हो, तो हम हर त्रुटि की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर बार बार उपलब्ध करा रहे हैं। तो जब भी किताब में कहीं आपको भी कोई त्रुटि मिले, मैं तो कर ही रहा हूं उसकी जांच, पूरी जांच हमने खूब की है, फिर कर रहे हैं, आप सब बच्चे कर रहे हो। अगर कोई भी त्रुटि आपको नजर आए तो आपको हम 2 नंबर दे रहे हैं, एक है 823395 8002, इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, और एक है हमारे पास में 7426872233, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी त्रुटि आपको नजर आए तो आप प्लीज इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, हाँ ये त्रुटि है। और कोशिश कर रहे हैं कि हर बार जब भी नया अपडेट आ रहा है किताब का, हम लगातार उनमें सुधार करते हुए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, एक है हमारे पास में अवतल दर्पण और दूसरे नंबर पे होगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अपसारी दर्पण रख दिया है। अब सुनिए दोस्तों, अभी मैं केवल इनकी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। पहले मैं इन दोनों दर्पणों से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं बताऊंगा, फिर वापस से इन दोनों दर्पणों पे आऊंगा। पहले यहां पर इतना सा हिंट दे देता हूं कि अवतल दर्पण जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। एक सतह की पॉलिश कर दीजिए पीछे से, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, पॉलिश कर दो, ठीक है। और इस तरह से हम इसमें ये है लाइन खींच देते हैं। ये पोल होता है दोस्तों, आगे परिभाषाएं लिखा रहा हूं। ये मुख्य फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र सी है, और ये एम और एन, इसको हम द्वारक कहते हैं। अभी मैं पूरा परिभाषा वगैरह सब कुछ लिखाऊंगा एक एक शब्द की, लेकिन अभी केवल इतना सा पढ़ लो कि ये जो अवतल दर्पण होता है ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अभी केवल आपको इतनी सी बात पढ़नी है, ठीक है। सबकी परिभाषाएं मैं लिखा लिखा रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखोगे। और उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, पीछे से पॉलिश करो, भैया जिधर से पॉलिश कर रहे हैं ना दादाओ, ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये जो पॉलिश कर रहे हैं ये पीछे वाला हिस्सा है। तो यहां पर सिल्वर चांदी की पॉलिश कर दो, यहां पर भी चांदी से पॉलिश कर दो। अब यहां पर लाइन एक है, ये जो लाइन होती है ना, ये सीधी लाइन जो होती है, ये पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ऐसे ही देखो, ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। यहां पर ये पोल होता है दोस्तों, ये पोल होता है, ये बीच में फोकस रहता है, बीच में रहता है फोकस, और ये वक्रता केंद्र सी है, और ये एम और एन ये द्वारक है या परावर्तक पृष्ठ है। तो अभी केवल आप इतना सा देख लो कि जो आप जानते भी हो, सर मुझे इतना सा तो मुझे पता है कि आप इतनी सी जानकारी तो रखते हो कि अवतल दर्पण जो है ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है यार, पीछे से थोड़ी देखना है, पीछे से मत देखना, आगे से देखो, आगे से देखो। तो ये अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है। ये वाला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, जबकि उत्तल दर्पण का ये पृष्ठ देखिए ये उठा हुआ है। ये कैसा रहता है, ऐसा, ये देखो पीछे से पॉलिश मारो, इधर से देखो, इधर से देखो, ये उठा हुआ है, ये हिस्सा क्या है, उठा हुआ है, ये हिस्सा क्या है, उठा हुआ है।
ठीक है सर। अब बात आती है दोस्तों, इन दोनों दर्पणों को डिटेल से पढ़ने से पहले मैं कुछ परिभाषाएं आपको लिखा रहा हूं, पहले वो परिभाषा आना जरूरी है, क्योंकि वो परिभाषाएं दर्पण में भी काम में आएंगी और लेंस में भी काम में आएंगी। तो प्लीज सबसे पहले हम गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं परिभाषाएं या शब्दावली शब्दावली। चलिए दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं जो आप पे आनी चाहिए और काम की है ये परिभाषाएं। सबसे पहली जो परिभाषा है, कितनी परिभाषा हमको पढ़नी है? सबसे पहले हमको पढ़ना है, देखिए दोस्तों, पहली परिभाषा होगी वक्रता केंद्र की। लिख देता हूं, पहली परिभाषा वक्रता केंद्र की होगी, जिसको हम सी से लिखेंगे। ठीक है। दूसरा जो शब्द होगा वो होगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बोल दो या द्वारक बोल दो, एक ही बात है। तीसरी जो परिभाषा होगी वो होगी पोल या ध्रुव की। तीसरी परिभाषा पोल या ध्रुव की होगी, जिसको हम पी से लिखेंगे। चौथी परिभाषा जो होगी, ठीक है, चौथी परिभाषा होगी वक्रता त्रिज्या आर की। पांचवी परिभाषा जो होगी मुख्य फोकस की। छठी परिभाषा जो होगी वो होगी फोकस दूरी। फोकस दूरी। और एक शब्द और रह गया, बीच में लिखा दूंगा उसको, 7वें नंबर पे, क्या उसको जल्दी लिखाऊंगा, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको हम एन से लिखेंगे, एन से। तो ये कुल मिला के छोटी छोटी 7 परिभाषाएं हैं और इन 7 परिभाषाओं को आपको एक एक करके तैयार करना है। ठीक है, पहले एक बार शब्द देख लो। ये मैं कह रहा हूं कहीं कहीं बार हमारी परीक्षाओं में ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती है। वक्रता केंद्र सी, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, पोल या ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है, और मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल लाइन। तो इन शब्दों की आपको मैं थोड़ी थोड़ी सी परिभाषाएं बता रहा हूं और चित्र सही चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली जो परिभाषा मैं आपको बताऊं वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सी। ठीक है भाई, सुनो दोस्तों, एक छोटी सी बात सुनो। ये जो लेंस है ना भाई, ये लेंस कोई जमीन से नहीं निकलते। इन लेंसों को हम खुद तैयार करते हैं, प्रयोगशालाओं में, फैक्ट्रियों के अंदर ये लेंस बनाए जाते हैं। कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, ये जमीन से नहीं निकलते हैं, इनको हम खुद बनाते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं और इनकी संरचनाओं के अनुसार हम इनको ढाल देते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है
इन परिभाषाओं के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि ये दर्पण बनते कैसे, ये गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं, या वो लेंस जो पढ़ाऊंगा वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। एक कांच का खोखला गोला लेना है। जी सर, जी सर। एक कांच का खोखला गोला लो, ठीक है। और उसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर, उसका जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। एक कांच का खोखला गोला ले लिया हमने, तो खोखले गोले के केंद्र बिंदु को ही वक्रता केंद्र सी कहा जाता है। क्या बड़ी बात है इसमें, लिख लेते हैं। खोखले गोले के खोखले गोले के केंद्र को खोखले गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। खोखले गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र सी कहा जाता है। कुछ भी नहीं है इसमें, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसी को काट पीट के दोनों प्रकार के दर्पण बनाऊंगा। इसी को काट पीट के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण तैयार कर दूंगा। अभी तैयार कर रहा हूं आपके लिए। बस पहले परिभाषा वक्रता केंद्र की पूछिए तो ऐसे बोलना कि भाई खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र सी। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पे आइए। आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना। ये तो हो गया वक्रता केंद्र सी। अब दूसरे स्टेप में ये है चित्र फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं आपके सामने दो कांच के गोले लेता हूं, ठीक है। आपको पता लग गया कि सर ये रहा वक्रता केंद्र सी, इसका ये रहा वक्रता केंद्र सी। थोड़ा समझ। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज समझना। इस गोलीय दर्पण बनाने के लिए इस कांच के दो हिस्सों में बांट दो। देखो मैं इसको दो हिस्से में काट रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इधर से तो ये हिस्सा ये वाला हिस्सा हटा दो, ये वाला हिस्सा हटा दो, ये अलग कर दो, यहां से काट दो, ये आधा हिस्सा काट दो। आगे वाला हिस्सा काट दिया, ठीक है, आगे वाला हिस्सा काट दिया। और इसका पीछे वाला हिस्सा काटो। इसका पीछे वाला हिस्सा काट दिया, पीछे वाला हिस्सा काट दिया, पीछे वाला हिस्सा काट दिया। सर क्यों काट रहे हो? अरे गोलीय दर्पण बना रहा हूं भूतनाथ, गोलीय दर्पण बना रहा हूं, गोलीय दर्पण। ठीक है सर, कैसे बनाओगे? अब क्या करना है, इसकी पॉलिश कर दो। ठीक है सर, पॉलिश कर देते हैं। सही कह रहे हो सर, मामला बैठ रहा है धीरे धीरे। पॉलिश कर दो, सी को मत भूल जाना। पॉलिश कर दिया। तो अब इधर से देखो, ये वाला दर्पण अंदर की ओर क्या है, धसा हुआ है। तो ये तो बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। काट कूट के, काट कूट के ये तो बन गया अवतल दर्पण। हाँ सर, ये तो बन गया अवतल दर्पण। इसको देखो, ये सी को यहीं रहने दो, छेड़छाड़ मत करना ज्यादा। इसकी कर दो पॉलिश पीछे से। ठीक है सर, पॉलिश कर देते हैं। और इसकी पॉलिश कर दी। तो सर इसको किधर से देखेंगे? इधर से देखिए क्या, इधर से देखिए क्या गुरुजी? अरे नहीं दादा, ये तो पीछे वाला हिस्सा है, इधर से क्यों देख रहे हो? इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो दादा, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो। तो ये हिस्सा क्या है, उभरा हुआ, उठा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग है। तो ये बन गया तुम्हारा उत्तल दर्पण।
ठीक है गुरुजी, काट पीट के दोनों दर्पण हमने तैयार कर लिए हैं। काट पीट के हमने, इधर से ही देखना है भाई, इधर से ही देखना है, इधर से देखना है ना। काट पीट के हमने दोनों दर्पण तैयार कर दिए, ठीक है ना। पहले पहली परिभाषा क्लियर है, पहले एक बार वापस से देख लो। आपसे वो पूछता है कि भाई वक्रता केंद्र सी किसे कहते हैं। ऐसा पढ़ो कि कभी जीवन में अपने घर परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा हो जो 10वीं में पढ़ रहा हो, उसको बैठा के पढ़ा देना, जिंदगी में नहीं भूलेगा वो। समय लग सकता है लेकिन ऐसा विज्ञान सिखा दूंगा जो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। और याद करोगे सिलेक्शन होने के बाद भी कि यार हमारे डावरा सर थे, उसने विज्ञान ही सिखाई थी हमको। आज तक याद है वो विज्ञान में। समय लगता है भाई साहब चीजों को सिखाने में, उड़ाना नहीं है। उड़ाने के लिए वीडियो डाल दिया, पूरी वीडियो पूरा फिजिक्स डाल चुका हूं, पढ़ लो। किसी को जल्दबाजी हो ना, किसी को ज्यादा जल्दबाजी है, उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 पूरी फिजिक्स डाल दिया, भैया पढ़ ले, तू तेरे 2 दिन में पढ़ दे, 4 दिन में पढ़ ले, वो तेरी मर्जी है। सीखना है तो यहां से सीख ले। चलिए, ये हमारा चित्र नंबर 1, इसकी बात हुई है, ठीक है। बता दिया मैंने धीरे धीरे आपको ये वाली बात। दूसरी परिभाषा निकाल के देता हूं अब, ठीक है। दोनों दर्पण बन गए ना भाई। अब मैं आपको दूसरी परिभाषा निकाल के देता हूं। तो दूसरी परिभाषा किसकी बताओगे? दूसरी परिभाषा हम बता रहे हैं द्वारक की। गुरुजी क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें से? ऐसे पूछेगा, खोखले गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? ऐसे पूछेगा नितेश जी, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई कांच का खोखला गोला है, उस खोखले गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? फिर सुन लीजिए, खोखले गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे वक्रता केंद्र सी। ये पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। परिभाषा ही तो है ये तो। दूसरी परिभाषा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। द्वारक, द्वारक बोल दो या परावर्तक पृष्ठ बोल दो। द्वारक या परावर्तक पृष्ठ बोल दो, दूसरी परिभाषा बता रहा। दोस्तों प्लीज, अब दोनों चित्र जो अभी बनाए ना उनको साथ लेके चलना है। तो भाई बार बार बनाऊंगा चित्र तो। ये हमारा आ गया था ना अभी। तो अभी आपने देखा था, ये हमारा, यहां पर अभी कुछ मत करो, यहां पर क्या बनाओ, केवल एक ही तो बिंदु बनाया था वक्रता केंद्र सी, ठीक है। इधर भी ये दोनों लेके चलने भाई। इधर इसका है ये वक्रता केंद्र सी, ध्यान रखना भाई, प्लीज 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 प्लीज। देखो, करते रहो, पॉलिश करो। पॉलिश करो नहीं तो दर्पण बनेगा ही नहीं। दर्पण तभी माना जाएगा जब आप पॉलिश करोगे, नहीं तो दर्पण ही नहीं माना जाएगा। कर दो, पॉलिश कर दो। एक चीज और बता दूं ध्यान की, बहुत सी बार गड़बड़ी हो जाती है इस वाले में। ये जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, इसमें तो सी कहां रहता है? आगे की तरफ। प्लीज इस बात को तो लिख लेना, कहीं भूल मत जाना। ये जो अवतल दर्पण है, इसमें तो सी कहां रहता है? आगे की तरफ, इधर आगे की तरफ, जी हां। और उत्तल दर्पण में सी कहां रहता है? दर्पण के पीछे की तरफ। जी हां, दर्पण के पीछे की तरफ रहता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत काम में आएगी। ये वक्रता केंद्र सी, इसमें तो देखो, इसमें तो कहां रहता है? आगे की तरफ। और इसमें कहां आया है? पीछे की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ये जो खोखले गोले का जो अर्ध भाग है, आधा ही तो भाग था ये, तो इसको बोलते हैं द्वारक, जिसको हम एम और एन से लिख देते। ये है द्वारक, यही तो है द्वारक। या इसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। इसको हम, ये वाला, ये पूरा यहां, ये वाला, ये पूरे को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। लिख देता हूं, द्वारक या परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस भाग से प्रकाश, जिस भाग से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है,
वापस लौटता है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसे हम एम और एन से लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं, परिभाषा इसकी नहीं पूछेगा कभी भी। ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, एम और एन। अगले उस पे चले जाता हूं, तीसरी परिभाषा लगाता हूं, पोल या ध्रुव की। ये परिभाषा पूछी हुई है पुराने पेपरों में। पुराने पेपरों में पोल या ध्रुव की परिभाषा पूछी है। किसको बोलोगे पोल या ध्रुव? देखो भाई, ये आपका एम और एन द्वारक हो गया, पॉलिश कर दो। सी को मत भूलना, सी चलने दो साथ के साथ ही, सी को चलने दो, ठीक है। ये हमारा द्वारक है, परावर्तक पृष्ठ हो गया, और पॉलिश कर दो कर दो कर दो, पॉलिश कर दो। और ये सी, सी चलने दो साथ के साथ चलने दो, ठीक है। अब बात किसकी आ रही है? पोल या ध्रुव की। सीधी सी परिभाषा है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मेरा भाई। पोल या ध्रुव की परिभाषा ये है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को पोल या ध्रुव कहा जाता है। ये रहा परावर्तक पृष्ठ। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसके केंद्र बिंदु को बोलते हैं पोल या ध्रुव। ये परावर्तक पृष्ठ होता है, इसके केंद्र बिंदु को बोलते हैं पोल या ध्रुव। ये है पोल या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को। ओ भाई सुन, ये खोखला गोला था ना, खोखले गोले के केंद्र बिंदु को क्या बोला था? वक्रता केंद्र सी। खोखले गोले के केंद्र बिंदु को तो बोला था वक्रता केंद्र सी। खोखला गोला था, उसके केंद्र बिंदु को बोला था वक्रता केंद्र सी। और अब बोल रहे हैं हम परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु। ठीक है सर, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को पोल या ध्रुव कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इसे पी से लिखते हैं, पी से लिखते भैया यस का मैसेज तो कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है एक बार यस का मैसेज करिए, ताकि अगली परिभाषा यहीं पे सेट करूंगा। हर चित्र को अलग अलग बना रहा हूं, सभी चित्रों को अलग अलग बना रहा हूं। हाँ भाई, चलिए थोड़ा यस नो कर दिया करो। आपका ये मैसेज आ जाता है ना, मुझे शांति मिल जाती है कि हाँ आप जाग रहे हो। लोकेश भाई बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र भाई, सबको मेरा नमस्कार, डीएस, है ना। ये यस का मैसेज कर दिया करो मोबाइल को उल्टा सीधा करके, ताकि मुझे ये लग जाए कि हाँ आप जग रहे हो, ठीक है। ओके चलिए, अगली जो परिभाषा है
मैं इसी में बना दूं या फिर अलग बना देता हूं, आलस्य नहीं। चौथे नंबर की जो परिभाषा है वो मुख्य अक्ष की है। मुख्य अक्ष, इसको हम एन से लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन। मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन। अरे यूट्यूब पर आज गैप ले लिया, कोई बात नहीं, कल लगा दूंगा। और क्या, एक तो 2022 के पेपरों की मांग ज्यादा हो रही है, तो यूट्यूब पर कह रहे सर 2022 के पेपर कराओ, पहले 2022 के पेपर कराओ, तो 2022 के पेपर भी कराएंगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं। चल भाई विकास, मुख्य अक्ष की परिभाषा ढूंढ लीजिए। मुख्य अक्ष की परिभाषा सीधी सी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। देखो, चित्र बनाते रहो, थोड़ा समय लेते रहो, पढ़ते रहो, बहुत पढ़ो। कोई कह रहा है 6 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूं 8 घंटे नहीं, 10 घंटे पढ़ो। 6 से काम नहीं चलेगा, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। ये रहा पोल, ये आपका है। ये क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, ये है वक्रता केंद्र सी। चलो देखो दोस्तों, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, छोटी सी परिभाषा है। देखिए, देखो 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 देखो, इसकी परिभाषा क्या है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब मानी गई है, इमेजनरी। एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पोल को मिलाती हो। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पोल को मिलाती हो, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पोल को मिलाती हो, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पोल को मिलाती हो। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पोल को मिलाती हो, इस काल्पनिक रेखा का नाम है प्रिंसिपल लाइन। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। लिख देते हैं इसकी परिभाषा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी वक्रता केंद्र सी और पोल को मिलाती हो, मुख्य अक्ष कहलाती है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा, ये रेड वाली लाइन जो खींची है ना, मर्जी से खींचिए, तो एक ऐसी रेखा खींचो जो सी और पोल को मिला दे। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पोल को मिला दे, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, पांचवी परिभाषा, परिभाषा नंबर 5, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, या इसको हम फोकस बिंदु भी बोलते हैं। भैया काम की परिभाषा है, इसको हम कैपिटल एफ से लिखना भाई, स्मॉल नहीं, इसको कैपिटल एफ से लिखना, इसको कैपिटल एफ से लिखना। ये परिभाषा बड़ी काम की है, थोड़ा सा सोच समझ के इसका वो करना है इसकी। अब देखिए, पानी पी लो, आपको मुख्य फोकस की परिभाषा बताता हूं।
पानी पी लो भाई, फिर हम फोकस की परिभाषा देखेंगे। कुछ चीजें, ये शब्द है ना, टर्म्स, जो छोटी छोटी जो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी काम की है। तब जाके हम दर्पण की तरफ चलेंगे। दोनों दर्पणों में अंतर बताऊंगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों में अच्छे से पूरा अंतर बताऊंगा। लेकिन वो अंतर तो तब बताऊंगा ना जब ये चीजें थोड़ी सी समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर थोड़ी बताऊंगा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं। देखो दोस्तों, इस वाले चित्र को अच्छे से समझना। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। समझना आराम आराम से। इसके बाद में ये लाइन खींच लेते हैं, खींच लो ये लाइन। इसको बोलो मुख्य अक्ष। यहां लगा दो वक्रता केंद्र सी, यहां लगा दो पोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खींचो लाइन, खींचो लाइन। ये क्या है? मुख्य अक्ष। यहां क्या है? पोल। यहां क्या है? वक्रता केंद्र सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब इसकी परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा अच्छे से समझ। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देखो ये कहां जा रही है? ये इसके समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर बराबर ही जा रही है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, इसके बराबर जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये देखो नीचे भी जाने दो। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर जा रही है, जाने दो, बराबर जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण, भैया अपने एप्लीकेशन पे जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ चल रहा है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, इसी बिंदु को, इसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। प्रकाश जा रहा है, टकरा के वापस आएगा, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले परिभाषा लिख दूं, इसको बाद में बताऊंगा, पहले परिभाषा लिख दूं। परिभाषा मजा आएगी कैसे में, देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है,
तो परावर्तन के पश्चात, मतलब टकराने के बाद, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। सर जी, मेरा धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है फिजिक्स से। डर नहीं यार, मैं कह रहा हूं वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं, भगवान ने चाही तो कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होने दूंगा। इतना प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं और करता रहूंगा। हर बात को बोर्ड पे बना रहा हूं। वो पीपीटी वाला काम नहीं है अपने पास, कम है वो। चित्र दिखा दिया और धे धे धू धू पर ये चीजें बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, तब जाके पार पड़ती है। इसमें, इस वाले चित्र में भी देखो, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना। इसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, चक्कर इसमें। इसमें क्या है, जैसे आप प्रकाश डालेंगे, डाल दो भाई प्रकाश, समझना भाई। इस वाले दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं, प्लीज समझना। इस वाले दर्पण पर प्लीज समझना, इस वाले दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो ये वाला दर्पण क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। टकराने के बाद प्रकाश की किरणों को फैलाता है, रिफ्लेक्ट करेगा। टकराने के बाद प्रकाश की किरणों को, प्लीज ध्यान से सुनिए, ये वाला दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है। ये वाला दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकाश जो है, अब क्या होता है, इस वाले दर्पण में प्रकाश जो है ना, पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है। भैया डैश 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 डैश, प्रकाश पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहां मिलता, इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसमें फोकस बिंदु यहां है। ये वाला दर्पण क्या करता है, ये तो अवतल है, अवतल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, लिखाऊंगा, आगे भी लिखाऊंगा। उत्तल दर्पण में देखो, फिर से समझना प्लीज, थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा समझते चलो। जैसे आपने प्रकाश डाला, तो ये वाला दर्पण क्या करता है, इसका खासियत है इस दर्पण की, ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, टकराने के बाद फैलाता है। लेकिन प्रकाश जो है, दर्पण के पीछे की ओर, प्रकाश की जो किरणें हैं वो दर्पण के पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस दर्पण में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें
हेलो हेलो हेलो। देखिए, इस दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ये वास्तविकता नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तविकता क्या है इसकी? इस वाले दर्पण की वास्तविकता क्या है? ये वाला दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, रिफ्लेक्ट करता है ना? इसमें सही है। ये वाला दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। यहां पर प्रकाश जाएगा, टकरा के एक बिंदु पर मिल जाएगा। लेकिन इस वाले दर्पण में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला दर्पण प्रकाश जाएगा और प्रकाश को टकरा के फैलाएगा। फिर हम ऐसा मानते हैं कि प्रकाश दर्पण के पीछे की ओर किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए यहां पर इसका फोकस बिंदु ये है, इसका फोकस बिंदु यहां है, ये वाला है, और इसका फोकस बिंदु ये वाला है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब आ रहा हूं मैं बिंदु नंबर 6 पर। छठे नंबर की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या आर। क्वेश्चन आएगा भाई यहां से। वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर। देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या आर किसको बोलते हैं? दोनों चित्रों में बता देता हूं। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण। अब समझ में आ गया कि ये है वक्रता केंद्र सी, और बीचों बीच में फोकस बिंदु रखना भाई, बीचों बीच में रखना है फोकस बिंदु, एकदम नाप तोल के, नाप तोल के। और ये है पोल, ये है पोल, ये है द्वारक। हर बार लिखना जरूरी नहीं है, ये फोकस बिंदु बीचों बीच में रखना। ठीक है, इधर भी ले लो, पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो, जल्दी से पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो। ये है एम, ये है एन, खींचो लाइन। ये वक्रता केंद्र सी है, बीचों बीच में फोकस बिंदु रखना भाई, बीचों बीच में, नाप तोल के, नाप तोल के, ए बिल्कुल बीचों बीच में, जी हाँ, बिल्कुल बीचों बीच में। चलो अब सुनो। बायोलॉजी में कितना पेज का बुक बनाया है सर? बायोलॉजी का जो बुक आ रहा है लगभग 300 से ऊपर है, 320 330 इतने पेज की बुक है बायोलॉजी। ये है ना 320 या 330 के आसपास की किताब है, बता दूंगा अभी। दोस्तों, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो सुनिए, परिभाषा सुनिए। वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से पोल तक की दूरी, पोल तक की दूरी, वक्रता केंद्र सी से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। फिर वापस सुन लो, पोल से भी कह सकते हैं हम, इस परिभाषा को कहां से बोल सकते हैं? पोल से, पोल से और वक्रता केंद्र सी तक की जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। कहां से कहां तक की दूरी गुरुजी? पोल से वक्रता केंद्र सी तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। लिख देता हूं, पोल से वक्रता, वक्रता केंद्र सी तक की दूरी, की दूरी वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी ना भाई? पोल से और सी तक की दूरी, पोल से सी तक की दूरी,
यह है वक्रता त्रिज्या आर। अब एक लास्ट परिभाषा और, यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार भैया फ्री यस का मैसेज कर दो भाई, जितने भाई लाइव है एक बार यस का मैसेज कर दीजिए। दोस्तों लाइव लिया करो। मैं जितने भी स्टूडेंट्स बाद में क्लास देखते हैं, मैं तो आपसे यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा लाइव लोगे ना, थोड़ा सा होगा क्या। कुछ भाई क्या करते देखो मैं आपको बता दूं, जैसे तो कुछ भाइयों की मैं ऐसा सुनने में आया है, कुछ भाई क्या करते हैं, जैसे मेरी 1 घंटे की क्लास है, 60 मिनट की क्लास है, वो लोग क्या करते हैं बाद में इसलिए देखते हैं कि इसकी स्पीड जो है ना 1.5 कर लेते हैं स्पीड। अब इसमें उनका क्या होता है कि जैसे ही 1.5 करते हैं वो लगभग 40 मिनट में क्लास पूरी हो जाती है, 20 मिनट बच गए उनके। अच्छी बात है भाई, बचा लो आप, आपकी मर्जी है, 20 मिनट बचा लो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आप लाइव आ गए तो आपको जीवन में कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो विद्यार्थी, मैं 100% दावे से कह रहा हूं, पढ़ के देख लेना, और पढ़ रहे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी क्लासों को स्पीड में देखते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो चीजें याद कम रहती है यारो। बाकी आपकी मर्जी है, याद कम रहती है। मैं जो स्टूडेंट्स बाद में क्लासों को देखते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप कभी भी देखो, 24 आवर्स आपके लिए वीडियो है। लेकिन बस मैं तो यही कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हम यूट्यूब पर, दोस्तों आप पर हम एक ही इंसान ही तो है, हम यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें देखते हैं, कितनी बातें याद रहती है? सच बताना, कितनी बातें याद है? खुद से पूछ लो, आपने यूट्यूब पर बहुत दुनिया भर की क्लासें देख चुके होंगे, कितनी बातें याद है? खुद से पूछ के देख लो। जो धुरंधर बनते हैं ना, 1.5 पे देख लू, 2.5 पे देख लू, मेरे भाई धुरंधर, खुद से पूछ बैठ के कि मुझे कितनी बातें याद है। बाकी मेरा तो आपको ये राय है। मैं क्यों ये कहता हूं? क्योंकि आपने 300-400 रुपए खर्च किया है लाइव बैच के लिए, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा, अपना टाइम फिक्स करो, चीजों को साइड में लगा दो। नहीं भाई, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे तो पढ़ना है भाई सर के साथ में। जो एक्सपीरियंस हमारा होता है हम आपके साथ शेयर करते, बाकी आपकी मर्जी है भाई। बस मैं तो हर बार यही कहूंगा, जहां भी जाओ ये टाइम, अब जो स्टूडेंट को पता है कि डाबरा सर 9:30 पढ़ाएंगे, तो एक तो बिल्कुल फिक्स है वो पढ़ाएंगे, हो गई क्लास उसकी पूरी आज। और कुछ भाई तलाश करेंगे, यार बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। कुछ भाई तो ऐसे जिनकी वैलिडिटी खत्म होने पे आ जाती है ना, तब याद आती है कि और तेरी वैलिडिटी खत्म होगी सर अब तो हमारी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी वैलिडिटी खत्म होती है ना, तब उनको याद आता है, और गुरुजी खत्म होगी वैलिडिटी, गुरुजी अब क्या करें? गुरुजी क्या करे? फिर दे 400 रुपए गुरुजी को तू। 1 साल की वैलिडिटी में से कुछ स्टूडेंट तो बस इसी तलाश, पढ़ लेंगे, बाद में 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 पढ़ लेंगे, और जब पता चला कि उसमें दिन आते कि कितने दिन बचे हुए हैं, पता चलेगा 59 दिन बच गए। अब फोन करे, गुरुजी वैलिडिटी बीत बाड़ी है। अरे दे 400 रुपए दोबारा गुरुजी को भाई, मेरी क्या गलती है इसमें? कुछ नहीं होता है भाई साहब, बाकी आपकी मर्जी है, बता दूंगा बाद में देखने वाले को। और जो लाइव आते हैं ना, मेरे को एक एक बच्चे का नाम याद है, जितने भी बच्चे रेगुलर लाइव चलते हैं। मैं, हो सकता है कोई विशेष काम हो, एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे लाइव चलते हैं ना, उनकी लिस्ट हमारे पास में रहती है कि वास्तव में मैं बता दूंगा आपको, मैं चाहो तो आपको पूरा बायोलॉजी का डाटा बता दूं कि ये स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट का बता सकता हूं, कोई सा भी इससे पूछ लो, चाहे वो जितेंद्र भाई हो, बबलू भाई हो, रितेश हो, राज मीणा हो, नरेश हो, सबका बता सकता हूं कि आपने जैसे अपनी बायोलॉजी की 100 घंटे क्लास हुई है, मैं बता सकता हूं कि रॉकी
96 दिन लाइव था या 94 दिन लाइव था या 92 दिन लाइव था 100 में से। हाँ ये डाटा है, पर डे का डाटा बता सकता हूं मैं आपको। आरू बेटा, आरू बेटा फोन बंद कर दो, फोन रख दो, फोड़ दूंगा। नहीं है, नहीं है, फोन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। बेटा आ जाओ, सारू सारू बेटा आ जाओ। राजन जी आपका मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आता है, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ। अगली परिभाषा जो लेंगे हम, वो मुख्य फोकस हो गया। फोकस दूरी की परिभाषा लेता हूं। 7वें नंबर की लास्ट परिभाषा है फोकस दूरी की। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखना, इसको हम फोकल लेंथ भी बोल देते हैं। इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकस दूरी जिसको हम फोकल लेंथ के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों इसको भी समझ लो, ये काम की है, बहुत काम का शब्द है। प्लीज आपसे परीक्षा में भी पूछी जाएगी ये बात। फोकस दूरी की परिभाषा पढ़ लो एक बार। पॉलिश करो भाई, इसकी करो पॉलिश, इसकी भी कर दो पॉलिश। वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस पोल। ओए, ओ वाह बेटा वाह। ये है मुख्य अक्ष, ये है पोल, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस। चलो लास्ट परिभाषा है भाइयों। बेटा बाय करना है, सबको बाय करना है, आ जाओ कर लो। अरे वाह आप तो बहुत बड़े हो गए, सबको बाय करो। बोलो हेलो, राम राम। बेटा हैप्पी आ गए, इसको तो अभी फेंकता हूँ उठा के। बेटा करो राम राम करो। बोला A4, बता दो बेटा हम। डॉग डॉग, D4 डॉग, मुंह मत ले। ले अब जाओ बाय कर दो सबको, बाय, फिर कल मिलेंगे। हाँ आइसक्रीम बेटा, आइसक्रीम लेंगे ना, आइसक्रीम। लो चलो अब सबको बाय कर दिया, ठीक है अब जाओ, जाओ जाओ, बाय बाय। अब मैं पढ़ा लू बेटा, अब चलो चलो बाहर चलो, फिर मिलते हैं ना, ठीक है अब जाओ। क्ला... नहीं नहीं चल रही है बेटा क्लास, चलो बाहर चलो। ले लगा लग। हाँ भाई, लक्ष्मण जी मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। राजू भाई गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, है ना। बच्चे बेचारे देखो, अब वो सोते नहीं है, 11 बजते रहते हैं बेचारे, घूमते रहते हैं, अब क्या करे बेचारे ना, जो है ना। अब आप खुद देखिए, 2 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची है बेचारी, फिर भी कोई नहीं यार, देखो हम भी आपके पीछे लगे हुए हैं। नहीं तो सही बताऊं, भगवान की दया से मैं खुद एक सरकारी नौकरी कर रहा हूं और चल रहा है मेरा जीवन यापन। लेकिन बस ये है कि कुछ मेरे पास में है, मैं उसको आपको दे रहा हूं। हो सकता है कि उससे आपका भविष्य बन जाए, है ना। चलो अब इसको देखो, लास्ट परिभाषा बोल रहा हूं। फोकस दूरी किसको कहते हैं, सीधी सी परिभाषा है।
सीधी सी परिभाषा है, पोल से दूरी कहां से, सभी दूरी यहीं से नापना है, पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये है फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। ध्यान से देखो, ये रहा पोल, ये रहा मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। लिख देता हूं, पोल से, पोल से मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से लिखना है, लिखते हैं। एक लास्ट बात बोल रहा हूं, ये सब कुछ आपने समझ लिया, एक लास्ट चीज ये है जिसको आप नीचे अलग से लिख लेना। ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये जो फोकस दूरी होती है, ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत काम में आएगा भाई ये फॉर्मूला। ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये वाली, ये इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझना, क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों। जैसे वक्रता त्रिज्या 20 है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 10। ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फॉर्मूला काम में आएगा, लिख देता हूं। फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब यह हुआ, यदि यदि किसी दर्पण की, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है। आपको ये तो पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कभी वक्रता त्रिज्या भी निकला लेता है ये, तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की डबल हो जाएगी। कभी कभी वो आर भी निकाल लेता है, ठीक है ना। तो आर निकालना है तो फोकस दूरी को 2 से गुणा कर देना। कैसे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि किसी दर्पण की, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी, फोकस दूरी दे रहा है वो। यदि किसी दर्पण की
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो अगर वक्रता त्रिज्या निकालना है तो फोकस दूरी को 2 से गुणा कर दो। फोकस दूरी कितनी है? 20 है, तो 20 इंटू 2, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। बस यही कहानी है इसकी। दोनों तरफ से पूछ सकता है, बार बार यही कह रहा हूं, दोनों तरफ से पूछ सकता है क्वेश्चन। बड़े चित्र में देख लो, वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में बनाना भाई, फोकस बीचों बीच में रहेगा, और ये पोल है। सीधी सी कहानी फिर समझ लो चित्र के माध्यम से। अगर ये वाली दूरी 10 सेंटीमीटर, बहुत काम में आएगी भाई, ये चीज बहुत काम में आएगी। देखो दोस्तों, अगर ये वाली दूरी फोकस दूरी है, ये क्या है? फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, ये 10 ना, ये 10 है, ये तो डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी भाई, एकदम बिल्कुल कहानी ये क्लियर है। ये बहुत काम में आएगा, ये चीज दिमाग में सेट करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। मैं कह रहा हूं 10 में से 8 न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि मैं आपको पेन नहीं चलाने दूंगा थोड़ा सा, पर प्लीज इन चीजों को यहीं से सीखते हुए जाइए। ये 10, तो ये ऑटोमेटिक ये 20 हो जाएगी। अब माना कोई प्रतिबिंब 30 पे बन रहा है, तो सीधी सी बात, वो प्रतिबिंब यहां बनेगा, सी से इधर आएगा, ये चीजें काम में आएगी। देखो अभी क्या कैसे सिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करना भाई। वो ये कह रहा है, समझ लो, देखो कितने भाई इस बात को समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो अपने आप ही वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है ना? अगर किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे बैठा है, तो यह अपने आप ही वक्रता त्रिज्या अपने आप ही 20 मान लेना, कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। अगर फोकस दूरी 10 दे रहा है तो वक्रता त्रिज्या अपने आप 20 हो जाएगी। और अगर उसने कह दी कि वस्तु, अगर उसने ये कह दी कि जो प्रतिबिंब है वो सी से परे बना है, सी से पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी है, ये दूरी 20 से क्या आएगी? ज्यादा। 20 तो यहां तक ही होगी ना। अगर वो ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सी से परे, परे का मतलब पीछे बन रहा है, पीछे, परे, परे, पीछे, तो आप बताइए इसका जो उत्तर आएगा वो 20 से ज्यादा आएगा ना भाई। 10 तो दूर ये होगी, 10 सेंटीमीटर तो ये हो गई, यहां तक हो गई 20 सेंटीमीटर, तो पक्की बात है कि उत्तर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। बताओ, देखो समझा रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बताओ। अभी केवल अंदाजा लगाओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर, इतना तो, अरे आप इतना तो बोल सकते हो ना कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर से क्या होगी? ज्यादा होगी। बताओ, इतना बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? आप तो मुझे ये बता दो कि अगर प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो आप ये बोल सकते हो ना, प्लीज इसका जवाब दे दो, आप ये बोल सकते हो ना कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर बनेगा। यही चीज आएगी पेपर में। मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ते परीक्षाओं में। मानो तो सही मेरी बात, आप इस बात को सीख जाओ, परीक्षाओं में न्यूमेरिकल करने नहीं पड़ते हैं, केवल ऑप्शन से किए जाते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। बस तो यही चीज थी जो आज की क्लास में मुझे समझानी है। ध्यान रखना मेरा भाई, अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या अपना आप ही 20 हो जाएगी। अब कल कुछ चीजें और बताऊंगा, समझते चलना, सीखते चलना। दोस्तों, धीरे 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 दो चीज और समझाऊंगा,
फिर जाके आपको अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताऊंगा, और प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कल की क्लास में मैं आपको दो चीज समझाऊंगा। एक तो ये चीजें याद रखना, एक तो है कार्तीय, एक वैज्ञानिक है, उसकी चिन्ह पर पाटी दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे फिजिक्स की। ये जो दर्पण और लेंस हम पढ़ रहे ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कल चिन्ह पर पाटी। मेरे भाई पूरा खेल दर्पण और लेंस में, पूरा खेल प्लस माइनस का है। फोकस दूरी प्लस में आएगी या माइनस में, वक्रता केंद्र सी प्लस में आएगा माइनस में, वो चीज कल की क्लास में क्लियर कराऊंगा। तो कल रहा रविवार, कल का आप ऑफ कर लेना, और जब हम मंडे को आएंगे तो हम ये हेडिंग लगा के आएंगे, पहले क्लियर कर दूं, पहले कार्तीय एक वैज्ञानिक है कि चिन्ह पर पाटी हमें पढ़नी है, परिपाटी ये समझना है, और परिपाटी पहले ये समझेंगे, अच्छी है ये इंपॉर्टेंट है। ये अगला पॉइंट ये होगा। और दोस्तों एक पॉइंट और है हमारी एनसीईआरटी में, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछ रही है परीक्षा, कि जो प्रतिबिंब बनाते हैं ना, प्रतिविकर्ण आरेख, प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। ये किस नाम से है ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इसका हेडिंग नहीं लगा रखा है वैसे, लेकिन बात यह है, ये तो हो जाएगी चिन्ह कार्तीय, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है ये तो हो जाएगा। और चिन्ह परिपाटी बता देंगे। एक है, ये प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ किरण आरेखों के नियम दे रखे हैं, है ना। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, हेडिंग तो ये है, लेकिन मैं तो आपको देसी भाषा में बताऊंगा। अगला टॉपिक जो आएगा वो ये आएगा कि जो प्रतिबिंब हम बनाएंगे, कहते हैं ना प्रतिबिंब वहां बनेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए, मैं मेरी देसी भाषा में बात कर रहा हूं, प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 नियम है। किरणों के, ये कल दो पार्ट पढ़ा, इनका हेडिंग रखना, ये दो चीज कल की क्लास में कराऊंगा। दोनों चीजें बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लेके लुढ़कने वाली टॉपिक है कल। तो एक तो चिन्ह पर पार्टी है, जिससे हमारा प्लस माइनस की कहानी क्लियर करूंगा, ठीक है। और एक है प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 नियम बताऊंगा। धीरे धीरे ये चीज कुछ यहां बताऊंगा, कुछ पूरा दर्पण पढ़ाने के बाद भी इसको रिपीट करूंगा। फिर कह रहा हूं, ये दोनों चीजों को कल की क्लास में भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर कह रहा हूं, जैसे ही दर्पण खत्म होगा, ये दोनों टॉपिकों को फिर रिपीट करूंगा समझाने के लिए। बाकी का मिलते हैं कल की क्लास में। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी स्टूडेंट बाद में क्लास देखते हैं, मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, कैसे भी करके समय निकाल के यूट्यूब पर 8 बजे जो क्लास हो रही है, उस क्लास को लिया करो। हर दिन बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, केवल वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। सर कल यूट्यूब पर क्लास होगा क्या? रविवार को देखते हैं, बता दूंगा मैं कल का कल, है ना। थैंक यू, धन्यवाद आपको। बाकी का, और अगर क्लास कल भी हो सकती है, मैसेज छोड़ दूंगा, है ना, ध्यान रखना। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाया करो यार भाइयों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्पेस मत देना। DABRA डाबरा क्लासेज, CLASSES, स्पेस मत देना, इसमें स्पेस मत दो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाओ आप।
और मैं अगर कल भी क्लास हो सकती है, मैसेज छोड़ दूंगा मैं, सीधी सी कहानी है। ओके, थैंक यू।